नमस्कार, मैं हूं आकाश। लगातार हम लोग चुनाव के इस भंवर में और इस समर में हम लोग घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। चुनावी बिगुल बजने के बाद लगातार सिवान जैसे क्षेत्र में हर विधानसभा में हर पार्टी से अलग अलग प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी कर ली गई है। कई जगह घोषणाएं भी कर दी गई हैं। कई लोग बगावत कर अलग पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कुछ लोग निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सही उम्मीदवार कौन होता है, कैसा होता है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि हमेशा उम्मीदवार वैसा चुनना चाहिए जो शिक्षित हो और उसके पास लोगों को शिक्षा देने की एक मुख्य उद्देश्य हो, और जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं और जो समाज में व्याप्त जो भी समस्याएं हैं उसको हर तरीके से हल कर सके। तो इन्हीं सारे मुद्दों के साथ हमारे साथ हैं सिवान के वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव, जो लंबे समय से पत्रकारिता करते रहे हैं लेकिन अब ये राजनीति में उतरना चाह रहे हैं और चुनाव लड़ने की इन्होंने घोषणा भी की है। इन्हीं से सीधे तौर पर जानते हैं कि आप चुनाव लड़ने की घोषणा की है अभिषेक जी, क्या खास वजह रही कि आखिर में आप राजनीति में आ रहे हैं? सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपके चैनल के तमाम दर्शकों को नमस्कार, अभिवादन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। देखिए, जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, आपने इसे सही कहा कि करीब 1.5 दशकों तक मैं सिवान में पत्रकारिता में सक्रिय रहा हूं। इस बीच झारखंड के पलामू में भी मैंने पत्रकारिता की है, करीब 1 साल तक वहां भी मैंने पत्रकारिता की है। फेमस जो टीवी चैनल था ईटीवी बिहार झारखंड, उसका मैं जिला संवाददाता रह चुका हूँ। 2002 से 2017 तक पत्रकारिता में काम करने के बाद मैंने रिजाइन कर दिया और उसके बाद स्वतंत्र रूप से मैं बीबीसी हिंदी सेवा के लिए भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, और 2017 से मैं अधिवक्ता के रूप में भी अपनी सेवा दे रहा हूँ। तो पत्रकारिता और जो अधिवक्ता वकालत की बात है, ये दोनों चीज़ें जो पेशे हैं, ये जन सेवा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप पत्रकार हैं, आप भी समझ सकते हैं कि आपका काम यही है कि जितने भी जन से समस्याएं हैं उनको पब्लिक के सामने, सरकार के सामने दिखाने का हम काम करते हैं पत्रकार के रूप में। तो कहीं ना कहीं यह जन सेवा ही है, और मेरा मानना है कि एक पत्रकार अलिखित रूप से जनप्रतिनिधि ही होता है। तो इसी को अपने जो कार्य है, सोच है, इसी को और धरातल पर लाने के उद्देश्य से इस बार मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है, और मैं निर्दलीय सिवान विधानसभा 105 से अपना उम्मीदवारी भी कराने वाला हूं। 15 सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं और सिवान की पत्रकारिता में लगभग हमको लगता है 10 साल से ज़्यादा की सजगता रही है आपकी, सजग रहे हैं आप पत्रकारिता में। विकास की जो कथा लिखनी चाहिए, यहाँ पे जो कथा होनी चाहिए, वो कितनी है? क्या लगता है कि वो यहाँ के लोगों के लिए सफिशिएंट है कि और भी कुछ होना चाहिए? देखिए, बात 15 सालों की नहीं है, बात हम करेंगे करीब 3 दशक से ज़्यादा समय की बात है। हालांकि जैसे आप देखेंगे 50 वर्ष पहले जो सिवान था, नहीं, पत्रकारों की नज़र की बात कर रहा हूँ। पत्रकारों की ही नज़र की बात मैं कर रहा हूँ कि 50 वर्ष पहले जो किताब में आप पढ़िएगा तो जो सिवान था, कमोबेश स्थिति आज भी 50 वर्षों बाद भी यही है। हालांकि हम लोग उस समय ना आप होंगे ना हम होंगे, 50 साल पहले हम लोग नहीं थे स्थिति देखने के लिए, लेकिन जो किताबों में पढ़ने को मिलता है या पुराने बुजुर्ग लोग जो बताते हैं, और आप खुद भी आप देखिएगा तो कोई बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है पिछले 2-3 दशकों से, तो कुछ नज़र नहीं आता है। हालांकि बात करेंगे, सरकार बात करती है कि सड़क हो गए, नाली हो गए, बिजली हो गए, तो आश्चर्यजनक बात है ये कि जहां हमारे देश को आज़ाद हुए 73 वर्ष हो गए हैं और अभी भी सरकार जनता के समक्ष जो मूलभूत सुविधाएं हैं इन्हीं को मुद्दा बना कर जाती है। यह एक दुखद पहलू है। अच्छा, आपकी नज़र में विकास मॉडल का जो नज़रिया होना चाहिए, जो तस्वीर होनी चाहिए, शॉर्ट में क्या होना चाहिए? देखिए, विकास आज हम लोग गुलामी की जंजीर से 73 वर्ष पार कर चुके हैं, 1-2 पीढ़ियाँ निकल गई हैं इस दरमियान। तो आप तुलना कीजिए ना, दूसरे देशों से तुलना कीजिए। अमेरिका को देखिए आज कहाँ पहुँच गया है, छोटा देश है इटली, उसको भी देखिए कहाँ पहुँच गया है, और अभी हम लोग आज कहाँ हैं। अभी हमारे देश में अभी सड़कें की ही बात होती है, नाली की बात होती है। अब समाचार भी हम लोग कवरेज करते हैं, आप भी कई कवरेज किए हुए कि नाली विवाद को ही लेकर यहाँ पे गोलीबारी हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो ये छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हम लोग उलझे हुए हैं। अमेरिका में तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए किसी की हत्या नहीं होती होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो
आज ज़माना इतना तेज़ी से बदल रहा है तो हमको तो ज़माने के साथ चलना चाहिए ना। ऐसे छोटी मोटी समस्याओं के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन रोज़गार हो गया, शिक्षा भी अभी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है हर तबके तक। तो ये सब मूलभूत जो समस्या है वो आज भी विद्यमान है। मैंने विकास पुरुष के नाम पर सिर्फ ठगी हुई है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। अब आप बात करेंगे बिहार का तो 15 सालों में जो विकास पुरुष जो हमारे सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष के नाम से सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि मैं तो एक सिवान एक विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी कर रहा हूं। मुख्यमंत्री का तो कोई दावेदार हूं नहीं कि उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी कर सकूं, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि उनके सरकार में जो यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं, विधायक रहे हैं, आप देखेंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन देखेंगे कि उनकी ही पार्टी ने, जिस पार्टी से लगातार 3 बार वे विधायक चुने गए और उनकी पार्टी ने इस बार उनका टिकट काट दिया, तो कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि उनकी पार्टी जो है वो अभी उनके क्रियाकलापों, उनके कार्यों से असंतुष्ट है, जिसका नतीजा है कि उनका टिकट काट दिया गया। और यही चीज़ आपको पिछले साल जब जाइएगा तो उसी पार्टी से 2 बार सांसद रहने वाले व्यक्ति का भी टिकट काट दिया गया और आज उनको विधानसभा में, मतलब कि आप जैसा भी 3rd फ्लोर पर बैठे हुए हैं तो आपको हम कहेंगे साहब ये आपके लिए सुटेबल जगह नहीं है, आप चलिए नीचे 2nd फ्लोर पे चलिए। बिल्कुल, इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। हकीकत बात इन्होंने कही और पत्रकारों की नज़र से, और चूँकि पैनी नज़र रही है इनकी पत्रकारिता में, तो ये बातों को बहुत घुमा के बोलने की हम लोग की आदत होती है, लेकिन सीधे सीधे तौर पे मैं समझाता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि पहले कर्मचारी होते हैं फिर अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। यहाँ हुआ ये है कि पहले अधिकारी थे, अब कर्मचारी बन गए हैं। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो ऊपर का शासनकाल है, मतलब जो उनके पार्टी के प्रमुख लोग हैं, उन लोगों ने उन पर विश्वास नहीं जिताया, ये दिलाया कि आप सांसद लायक नहीं हैं, मतलब आपको सांसद बना दिया जाए तो आप सांसद के क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते हैं। आप उतना कर सकते हैं कि विधानसभा का विकास कर सकते हैं। शायद इसीलिए उनको जो सांसद का चुनाव लड़ते थे उनको बैठाकर और उनको विधानसभा दे दिया गया है। और जो विधायक थे उनको ये कहा गया कि भाई आप उस लायक भी नहीं है, इसलिए उनकी टिकट काट दी गई। शायद यही करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। अब यही बात मैं कहूँगा कि देखिए किसी भी क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं है। 15 नहीं, तो मैं कहूँगा कि 30 वर्षों में जाइए। ये लगातार 3 बार ये विधायक रहे हैं एक ही पार्टी से। इसके पहले जो 3 बार विधायक रहे हैं, एक छोटा सा आपको शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए मैं आपको उदाहरण दूंगा। शायद आप भी सीवान जिले से ही पढ़े होंगे, तो युवा जो भी होता है स्नातक की पढ़ाई पढ़ने के लिए हमारे सीवान जिले में जितने भी कॉलेज हैं वह सभी छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय से के अधीन हैं, अंतर्गत आते हैं। और आपको बता दूं कि ये निवर्तमान विधायक जी जिनका टिकट अभी कटा है और उसके पहले जो विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री भी रहे हैं, ये दोनों लोग विश्वविद्यालय के ही एम्प्लॉय रहे हैं। शायद पूरे सीवान वासियों को, क्षेत्र के लोगों को भी नहीं पता होगा। कॉलेज में एक डोमेस्टेटर का पद होता है, कार्यशाला प्रयोगशाला सहायक का, उसके पद पे ये लोग रहे हैं, तो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। और आश्चर्यजनक बात है कि दोनों की बड़ी पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के छात्र विंग्स भी हैं, कॉलेजों में उनकी इकाइयाँ काम भी करती हैं, सक्रिय भी रहती हैं, राजनीति की बातें होती हैं, छात्र संगठन बात करती हैं। लेकिन दुखद पहलू ये है कि किसी ने भी यह नहीं कहा कि यूनिवर्सिटी बने नहीं। कम से कम जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसकी एक ब्रांच हो, उसका खामियाजा जानते हैं आकाश जी आपको क्या होगा। आपने अगर ग्रेजुएशन किया होगा और उसके बाद अगर आगे की पढ़ाई आपको किसी दूसरे ज़िले से या कहीं बाहर से करना होगा तो एक सर्टिफिकेट और माइग्रेशन और कंडक्ट सर्टिफिकेट ये सब चाहिए होता है, और ये आपको कॉलेज से नहीं मिलता है, ये आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा। तो आप लड़के हैं तो चले गए होंगे, मेरे ख्याल से आप कई बार छपरा गए होंगे, लेकिन हमारे घर की जो बहन बेटियाँ, हर घर की बहन बेटियाँ जो स्नातक की पढ़ाई पढ़ रही हैं, सबके लिए यह संभव नहीं है कि वो सीवान जिले से बाहर गई हो। लेकिन अगर उसको माइग्रेशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसको छपरा जाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सारे मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन थोड़ी से पहले हम जाते हैं। जो बात हमारी चल रही थी, विकास मॉडल की बात हो रही थी, और अभिषेक जी ने बताया कि विकास मॉडल पे आज जिन मुद्दों को लेकर यहाँ पे लोग वोट लेने जाते हैं, नाला, सड़क, रोड, जल नल योजना, ये सारी मुद्दे
विकासहीन, मतलब मुद्देहीन है। ये सारे मुद्दे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें इससे ऊपर सोचनी चाहिए कि हम कैसे एक मॉडल समाज बना सकें, मॉडल जगह बना सकें जैसे अन्य देशों में है। लेकिन हम इसी के लिए सोचते हैं और इसी में नेताओं के ये भूल भुलैये में फंसे हुए हैं। ये हमारे समाज को समझना होगा कि हम लोग अब हाईटेक होते जा रहे हैं। एक डिजिटल इंडिया बनाने के सपने प्रधानमंत्री ने देखा था, लेकिन आज वो भी फ्लॉप पड़ा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो जाएंगी तो ये जाम की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। ऑटोमेटिक यहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था है वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो यहाँ पे सिवान विधानसभा में जो सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है वो है जाम की, जो ऑटोमेटिकली हो जाए, पार्किंग की हो जाए, जोन बन जाए तो ये सब ठीक हो जाएंगे। तो विकास मॉडल का एक नया रूप होना चाहिए, लेकिन हम नाली, सड़क, इन सारे चीज़ों में फंसे हुए हैं। शिक्षा की एक बात इन्होंने की, और शिक्षा की बात बहुत ज़रूरी है कि हमें जिस यूनिवर्सिटी से हम दशकों से यहाँ पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज, हमारे पिता, हमारे दादा सब लोग पढ़े हैं इस जगह पे, आज वो यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा ब्रांच भी यहाँ नहीं है कि हम कोई छोटी सी कागज़ भी निकालना पड़े। इसके लिए हमको 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। फिलहाल राजनीतिक बहुत गर्म हो गई है, हम सीधे सीधे बात करते हैं बागी नेताओं की। बहुत सारे बागी नेता आ गए, गाली गलौज होने लगे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि शराब पी के डांस करता है तो उसको टिकट दे दिए नीतीश कुमार। कुछ लोग कहते हैं कि अपराधी है, खूनी है, तो चैलेंज दिया जा रहा है जैसे ये चुनाव नहीं बल्कि एक अखाड़ा का मैदान हो गया हो। क्या कहेंगे? देखिए, ये जब हमारा देश गुलाम था उसके बाद से तो बहुत सारे बलिदान लोगों ने दिए हैं स्वाधीनता के लिए, जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे रहे हैं, और उनके बलिदान के फलस्वरूप आज हम लोग आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, अच्छी सी अपने विचार और उद्गार भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जिस सोच से राजनीति को भारत में बनाया गया, मेरा यह मानना है कि वह कहीं से सफल नहीं हुआ। मेरे ख्याल से मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति का नाम ही गलत यहाँ रख दिया गया। राजनीति अब चूँकि वो तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि इस चीज़ को सेवा नीति रखना चाहिए था। हम कैसे जनता की सेवा करें ताकि उनका जनता का विकास हो। लेकिन दुखद यह है कि इसका नाम ही दे दिया गया राजनीति। अब चुनाव के समय में जब क्या होता है कि ये जो तथाकथित नेता होते हैं पार्टी के या जो भी किसी भी दल के, ये जनता के पास जाते हैं, कई सारे लुभावने बात करते हैं, बड़े मनमोहक अंदाज में बात करते हैं, लगता है कि ये उन्हीं के लिए हैं। पैर छू लेते हैं, दंडवत होते हैं, कोई कफन बांध के चलता है, कोई भीख मांगता है, कोई खोंछा ले रहा है। अजब अजब तरीके से, जिस तरह से पब्लिक के सेंटिमेंट को हम पकड़ लें और खींच लें, उनसे वोट ले लें, फिर 5 साल बाद तक वो नज़र नहीं आएंगे। आप देखेंगे पत्रकार हैं, कई जगह लगातार इसका विरोध हो रहा है, लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, नाला नहीं तो वोट नहीं। इस तरह की भी बातें सुनने को लगातार मिलते रही हैं पिछले भी चुनावों में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हर बार चुनाव आता है, सब कुछ वही होता है। तो मेरी अपील ये रहेगी जनता से कि अभी तो सजग हो जाइए आप। अभी देखिए वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है। कोरोना को लेकर ये ऐसी महामारी, वैश्विक महामारी है कि इसकी चपेट में कोई भी आ सकता है, कोई बचेगा यह कहना उचित नहीं होगा। पिछले 4 रोज़ पहले आपने पढ़ा होगा कि जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, सबसे बड़े व्यक्ति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति खुद और अपनी पत्नी दोनों लोग कोरोना से ग्रसित हो गए और क्वारंटाइन में चले गए। तो कहीं से बचा नहीं जा सकता। इस लिहाज से भारत के चुनाव आयोग ने भी गाइडलाइन जारी किया है इस बिहार विधानसभा चुनाव में कि 5 लोगों से ज़्यादा लोग चुनाव में जनसंपर्क अभियान में नहीं जा सकते हैं, मास्क पहन के चलना है, सोशल डिस्टेंसिंग। अब आपको बता दूं कि 2 गज का सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है। 2 गज का मतलब ये हो गया कि 6 फीट से भी ज़्यादा की दूरी। अभी तो चूँकि मैं आपसे घर में बात कर रहा हूँ, मैं मास्क नहीं लगाया हूँ, लेकिन मैं अगर अपने घर से नीचे 3 तल्ले से नीचे उतरता हूँ एक शेविंग ब्लेड खरीदने के लिए भी, तो मास्क लगा कर बगल के किराना दुकान पर जाता हूँ। लेकिन देखिए कई लोग जो नेता अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। इस समय जनता को लुभाने के लिए उनके करीब बैठ जा रहे हैं, उनके साथ अगर वो कुछ निर्माण कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उसको भी उसमें वो हाथ बटा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम ये सीखना चाह रहे हैं। तो इस तरह से जनता को वो प्रलोभन दे रहे हैं। चलिए, ये तो बात आपने सही बात कही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसी भीड़ में आप भी नज़र आ रहे हैं।
आप भी नेता हो गए, राजनीतिज्ञ हो गए। नहीं तो मैं तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या क्या प्रलोभन देना चाहते हैं। हाँ नहीं, देखिए मैं करीब आप बैठिएगा, प्रलोभन नहीं, आप बैठिएगा। अब मैं पत्रकार रहा हूँ तो जानता हूँ कि समय की किल्लत रहती है। 2 दर्जन से ज़्यादा मेरे मैनिफेस्टो हैं और इसी का नतीजा है कि खास मैनिफेस्टो पे चर्चा। हाँ मैं बताता हूँ, संक्षेप में बताता हूँ। जब मैंने चुनाव बहुत अल्प समय में अचानक से मैंने निर्णय लिया, जो वर्तमान राजनीति की ये दशा जब देखा तो अब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए और अचानक से मैंने निर्णय ले लिया कि नहीं, इस बार मैं चुनाव में लड़ूंगा। बड़ी आश्चर्य हुआ मुझे भी। तो मेरे कुछ अपने मैनिफेस्टो हैं। जब मैंने ऐलान किया तो कई बड़ी पार्टियां तो नहीं, लेकिन कई छोटी पार्टियां हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया। अभी भी वो लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं कि आपको हम टिकट दे रहे हैं, मेरे टिकट से चुनाव लड़िए। लेकिन मेरे कुछ मैनिफेस्टो हैं जो मैं जानता हूं कि एक पार्टी में रहकर उस चीज़ का मैं मांग नहीं कर सकता हूं सदन में। और मेरे जो मैनिफेस्टो है, अगर मैं विधायक बन गया, निर्दलीय जनता ने मुझे चुन लिया, विधायक मैं नहीं कहूँगा, मैं सेवक कहूँगा कि सेवा करने का मौका देती है, तो जब मैं सदन में जाऊंगा तो उन सारे मैनिफेस्टो को मांग करूंगा, सभापति महोदय से सदन में उठाऊंगा और उसको पूरा कराने के लिए ज़रूरत पड़ी तो मैं आमरण अनशन भूख हड़ताल पर भी बैठूंगा। क्या क्या है उसमें सब? क्या है अब मैं आपको बताता हूं। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जाइए, अभी चुनाव का समय है तो हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल जो हो वो कल को प्रसारित कर दे कि हमारे एजेंडा में यह शामिल है, तो ये सब लॉलीपॉप होगा। पिछले 15 सालों से आपने नहीं कर पाया, क्या है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं आपको बता दूं संक्षेप में कि इसके पहले हमारे ज़िले से ही स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे हैं। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी सूबे के हमारे ही ज़िले से हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे ज़िले में सदर अस्पताल है, ज़िला बने 1973 में करीब ये सीवान ज़िला बना था सारण से अलग होकर, लेकिन आज तक इसको ज़िला अस्पताल नहीं मिल सका। हमारे यहाँ कोई भी दुर्घटना होती है तो मरीज को सीधे गोरखपुर या पटना रेफर करना पड़ता है। क्यों नहीं हुआ? अब मेरी बात सुन के हो सकता है कि कल मंत्री महोदय कह दें कि ये हमारे बजट में है, ये आने वाला है, हमारे मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, वो कहेंगे कि मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, कई तरह की बातें कर देंगे दूसरा। लेकिन हुआ नहीं है। नहीं, अब इसी में आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ। ब्लड बैंक कहीं भी नहीं है गाँव में। आप खुद पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर यहाँ से आप पचरुखी जाते हैं, खुदा ना खास्ते आपका एक्सीडेंट हो गया, सिर फट गया, ब्लड गिर गया, वहाँ स्थानीय पीएचसी में आपको एडमिट करा दिया गया, लेकिन पता चलेगा कि वहाँ से आपको तुरंत सीवान सदर अस्पताल रेफ़र करेगा, कहेगा कि वहाँ हमारे यहाँ ब्लड नहीं है, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। पंचायत स्तर में ब्लड की व्यवस्था, प्रसव केंद्र की व्यवस्था, सरकार ने देखिए लुभाने के लिए क्या कर दिया है, एएनएम रख दिया है, आशा कार्यकर्ता रख दिया है। ये क्या कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी उनको जाके कन्विंस करेंगी और उनको लेकर आएंगी सदर अस्पताल। आप कई बार न्यूज़ खुद बनाए होंगे कि 2 एएनएम एक प्रसूता को लेकर आपस में लड़ गई कि ये मैं लाई हूँ तो ये मैं लाई हूँ। या ये भी खबर आया होगा कि यहाँ सदर अस्पताल में प्रेग्नेंट लेडी को आने के बाद एएनएम ने या आशा कार्यकर्ता ने उसको कन्विंस किया कि आप प्राइवेट डॉक्टर के पास चलो। ऐसी खबरें आती हैं ना भाई। क्यों आप ये एएनएम आशा कार्यकर्ताओं पर जो खर्च कर रहे हैं, सीधे हर पंचायत में कम से कम एक पीएचसी तो दे सकते हैं। तो ये शिक्षा की बात हो गई, स्वास्थ्य की बात हो गई। शिक्षा की बात मैंने आपको बताया ही, यूनिवर्सिटी की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुरक्षा की बात। आए दिन इधर मोड़ पे उधर मोड़ पे गांव देहात में लूट डकैती, दुकान से लूट, किसी की गोली मारकर हत्या, चाकू मारकर, इस तरह की खबरें भी हम लोग करते हैं। रोज़ाना हार्ड न्यूज इस तरह के होते रहते हैं। तो इसके लिए मेरा जो मैनिफेस्टो है उसमें है कि अगर मैं जनता मुझे अपना सेवक चुन लेती है तो मैं सदन में कहूँगा कि सीवान सदर में जितने भी पंचायत हैं, हर एक पंचायत में एक पुलिस पिकेट हो। जैसा आप उत्तर प्रदेश वगैरह में जाइएगा तो देखने के नहीं, ओपी तो आउटर पोस्ट हमारे यहाँ 3-4 जगह है, लेकिन वहाँ जाइएगा तो हर पंचायत स्तर पर वहाँ एक पुलिस पिकेट बना हुआ है, जहाँ पे कम से कम 4 पुलिस के जवान रहते हैं। कोई बाइक से अगर किसी की हत्या करने जाएगा तो अपनी कमर में कोई हथियार रखेगा, आर्म्स रखेगा, वो पुलिस को नज़र आ जाएगी, पुलिस उसको चेकिंग में पकड़ लेगी। या पुलिस को हर मोड़ पर लोग देखेंगे कि हर पंचायत में 4 पुलिस वाले खड़े हैं, तो आपराधिक घटनाएं पर रोक लग जाएंगी। सबसे ज़्यादा हमारे व्यवसायी वर्ग इससे आहत होते हैं। सरकार जो है यहाँ सबसे ज़्यादा वोट व्यवसायियों का ही है, लेकिन व्यवसायियों के लिए आज तक सरकार ने न किसी जनप्रतिनिधि ने उनका वोट ले लेते हैं, लेकिन उनके बारे में, उनके सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं करते हैं।
ऐसे बहुत सारे मेरे बिल्कुल ये सारी चीज़ें इनके साथ है और ये बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहते हैं, ये सेवा नीति करना चाहते हैं। सेवा नीति के साथ जुड़कर ये बिल्कुल जनता के बीच जाना चाहते हैं और जो इनके मुद्दे हैं वो काफ़ी ठोस हैं और बिल्कुल ज़रूरी हैं ये मुद्दे। और फिलहाल ये देखना है कि जनता इन मुद्दों पे क्या क्या बात करती है। कुछ और बोलना चाह रहे थे? एक बात मैं और महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने कहा कि अगर मुझे सेवक के रूप में चुन लिया जाता है, सदन में जाने का मौका मिलता है, तो पहला तो मैं एक पत्रकार रहा हूँ, वकील भी रहा हूँ पेशे से, और मैंने बड़े करीब से दोनों को देखा है। तो मेरी एक सभापति महोदय से यह भी मांग होगी, मैनिफेस्टो में है, कि पत्रकार और वकीलों के लिए मासिक भत्ता विधेयक लाया जाए, ताकि ये लोग विद्वान की श्रेणी में आते हैं। आप जजमेंट में देखिएगा, जज लिखते हैं कि विद्वान अधिवक्ता ने कहा। पत्रकार को बुद्धिजीवी कहा जाता है, प्रबुद्ध जन की उपाधि दी जाती है। पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ तो कोई पत्रकार बन नहीं सकता है, लेकिन कोई मानक तय नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब रहती है। तो ये मेरा मैनिफेस्टो है। और एक दूसरा मेरी अपनी ये घोषणा है कि जनता मुझे अपना सेवक चुन लेती है तो एक विधायक के रूप में जो मेरी सैलरी होगी, उस सैलरी का 50% हर एक माह, जितने सालों तक, 5 सालों का जो टर्म रहता है, अगर 5 सालों तक मैं बना रह गया सेवक, तो 5 सालों तक अपनी सैलरी का 50% डोनेट कर दूंगा। देखिए हमारे देश में क्या है, प्रधानमंत्री राहत कोष है, मुख्यमंत्री राहत कोष है, ये कहने का उनके नाम पर है, लेकिन इस कोष में पैसा कौन देता है? तो जनता जमा करती है। लेकिन मैं ऐलान करता हूं आपके माध्यम से पूरे अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मुझे अपना सेवक चुन लिया, उसी दिन से मैं एक जनता कोष बनाऊंगा, जिसमें हर महीने अपना 50% सैलरी, चूँकि 50% इसलिए रखूंगा कि अपना भी खाना पानी पूरा परिवार को चलाने के लिए चाहिए, रोटी दाल के लिए, तो उसके लिए, और 50% सैलरी मैं जनता राहत कोष बनाकर उसमें दे दिया करूंगा, डोनेट कर दिया करूंगा। और मेरे क्षेत्र के जितने भी जनता हैं, जो जिनको आवश्यकता होगी, वास्तव में वो आएंगे और उनको वाजिब होगा, अगर सही उसके हकदार होंगे तो उनको सहायता दी जाएगी। ये मैं घोषणा बहुत अच्छी घोषणा आपने की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारों के लिए और अधिवक्ताओं के लिए इन्होंने बहुत खास मांग रखी है और इस मांग को चाहे कोई भी सरकार बने, चाहे कोई भी विधायक बने, हर व्यक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि हम समाज के एक ऐसे नज़रिया को दिखाते हैं, एक ऐसे जगह को दिखाते हैं जहाँ हर कोई का पहुँचना मुश्किल होता है और हम लोग बहुत रिस्क लेके काम करते हैं। तो ऐसे में अगर मेरा वोट अब व्यक्तिगत जाता है, अगर ये मांग रखते हैं, तो निश्चित रूप से इस मांग के तहत जो लोग भी आएंगे उनको मैं दूंगा। और ये बहुत अच्छी है। अब देखना ये है कि जनता एक राजनीतिज्ञ यानी राज की नीति करने वाले को चुनती है या फिर एक सेवक को यानी सेवा की नीति करने वाले को चुनती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा जनता के सामने। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष, सहयोगी शाहिद के साथ आकाश।